अपने लॉन्च के पहले ही हफ्ते में CNBC आवाज इन्वेस्टर क्लब ने धमाल मचा दिया। इन्वेस्टर क्लब का मेंबर बनने के लिए हमें हजारों की तादाद में लोगों से SMS मिल रहे हैं। फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर भी इन्वेस्टर क्लब के फैंस की तादाद बढ़ती जा रही है। हम दोनों जुड़े हुए हैं ये इन्वेस्टर क्लब के साथ। मुझे लगा नहीं था कि मुझे इतना जल्दी कॉल आ जाएगा एंड मुझे इतना जल्दी यहाँ पे आने का मौका मिलेगा। आवाज इन्वेस्टर क्लब अपने आप में देश का सबसे पहला और सबसे बड़ा इन्वेस्टर क्लब है। इसकी खासियत यह है कि इसमें ना कोई मेंबरशिप फी है और ना कोई एंट्री चार्ज। ट्रेडर हो या निवेशक, इस क्लब में सभी के काम की बात की जाती है। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की सटीक रणनीति बाजार के दिग्गज एक्सपर्ट देते हैं, यानी एक ऐसे क्लब की मेंबरशिप जहां है कमाई के शानदार मौके। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल। जी हां, सबसे पहले आप तमाम दर्शकों का शुक्रिया करना चाहूंगा जिन्होंने इन्वेस्टर क्लब के साथ जुड़े। इन्वेस्टर क्लब के दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मुंबई के स्टूडियो में हमारे साथ काफी सारे दर्शक जुड़ चुके हैं और दिग्गज एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी हां, आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने वाले हैं 2 दिग्गज, अजय बग्गा और गौरांग शाह। आप दोनों का ही स्वागत है और इन दोनों को हर रोज हर हफ्ते आप देखते हैं CNBC आवाज पर, आपके तमाम सवालों के जवाब देते हैं, आपकी वेल्थ क्रिएट करने में आपकी ये मदद करते हैं। जेंटलमैन, स्वागत है। अजय साहब, आप ये बताइए कैसे आपने देखा इस इन्वेस्टर क्लब को, ये जो हम लोगों का कंसेप्ट है ये आपको कैसा लगा और आपकी क्या राय है इस पर? बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है और यही लगता है अब हेमंत, इतने साल मार्केट में रहने के बाद कई बार ऐसे लगता है कि काश किसी ने हमें कुछ और सिखाया होता। हर मार्केट साइकिल में आप कुछ नया सीखते हैं जो पहले आपको नहीं आता था, और जैसे आपकी एक्सपीरियंस बढ़ता है फिर आपको लगता है काश किसी ने ये हमें पहले बताया होता। तो इन्वेस्टर क्लब में आप इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं, लोगों को तरीका सिखा रहे हैं इन्वेस्ट करने का, और ये रिसर्च ने भी दिखाया है कोई अगर ऐसा फाइनेंशियल प्लान बनाता है, कोई अगर ऐसे तरीके से इन्वेस्ट करने को उतरते हैं, उनके रिटर्न्स मल्टीपल टाइम्स होते हैं रैंडम इन्वेस्टर से। तो ये बहुत ही एक अच्छा तरीका है। लोगों को हर हफ्ते आप सलाह देंगे किस तरह से आप प्रॉपर एसेट एलोकेशन करें, पोर्टफोलियो बनाएं, और किस तरह से आप इस मार्केट में जो इंडिया का वेल्थ क्रिएशन हो रहा है आप अपना निजी वेल्थ क्रिएशन भी करें। तो बहुत आपको शुभकामनाएं और एक ये बहुत ही अच्छी मुहिम है। शुक्रिया अजय आपका। गौरांग, आपको कैसा लगा ये कंसेप्ट? पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपको हेमंत, और CNBC आवाज की पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरा मानना है कि ऐसे प्रोग्राम्स के इनिशिएटिव के साथ साथ आप जो आम निवेशक होता है, जो कि एक उलझा हुआ होता है, उनको सुलझाने की कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं बाजार की असमंजस स्थिति में परिभाषा कभी कभी खो जाती है, समय सीमा, कितना लंबा समय आपको देना चाहिए अच्छे अच्छे स्टॉक्स में निवेशित रहने के लिए। तो आपके इस प्रोग्राम के माध्यम के द्वारा मेरे ख्याल से आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं और उलझे हुए निवेशक को एक सुलझे हुए निवेशक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऊपर वाले से ही दुआ करता हूं कि आपके चैनल के जैसे आपको एक बुलंदी हासिल हुई है, आपके इस प्रोग्राम को भी उसी तरह की बुलंदी हासिल हो। शुक्रिया गौरांग आपका भी इन शब्दों के लिए। हमारे साथ काफी सारे दर्शक हैं जो स्टूडियो में आके जुड़े हैं, और ऐसा नहीं कि मुंबई से ही दर्शक आए हैं, राजकोट से, गुजरात में अलग अलग जगहों से हमारे साथ दर्शक आए हैं। काफी दूर चलने के बाद आज हमारे साथ स्टूडियो में खचाखच भरे हुए हैं दर्शक। और चलिए पहले दर्शक सबसे जो सीनियर हैं यहाँ पर बैठे हुए, उन्हीं से शुरुआत करना चाहूंगा। एक रिटायरी हैं, बताइए अपना नाम और क्या सवाल है आपका? मेरा प्रश्न ये है कि आज के दिन जिस प्रकार से IPO जिसे हम बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, हमारे जमाने में उसको पब्लिक इशू कहा करते थे। उस जमाने के अंदर हमने आज से 30-35 बरस पहले, मैं सीनियर सिटीजन हूं इसलिए बता रहा हूं आपको कि 30-35 बरस पहले हमने कुछ शेयरों में इन्वेस्ट किया था, जो कि हमें फेस वैल्यू में उस समय जमाने में शेयर्स मिलते थे। आज के जमाने में तो बाजार के जो भाव होते हैं उसके आसपास मिलते हैं शेयर्स, तो वो मौके आज के जनरेशन को मिलने के चांस बहुत कम है। और हम लोगों को जो मिले हुए चांस थे उस समय हमको ये मालूम नहीं था कि इस कंपनी में हम जो पैसे डाल रहे हैं वो आगे जाके हमको इतने पैसे जाके देने वाले हैं। मेरे पास में कुछ शेयर्स हैं जो मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, जैसे हिंदुस्तान लीवर, MRF, सीमेंस इंडिया, और अपने क्या बोलते हैं इसको,
आदित्य बिरला नो, इस प्रकार के कुछ शेयर्स हैं जो मुझे फेस वैल्यू में 10 रुपए के शेयर 10 रुपए में मिले थे और आज उसके काफी शेयर हैं। मैंने उन शेयरों को आज 35 वर्ष में कभी भी टच नहीं किया और इस प्रकार से आज मुझे जो शेयर्स मिले हुए हैं, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं आज इन शेयरों में प्रॉफिट मेरा बुक करूं जो कि टोटली टैक्स फ्री होगा या फिर मेरे इन शेयरों को अभी और रखूं मेरे नेक्स्ट जनरेशन के लिए। भगत साहब इज अ रिच मैन और सही समय पर इन्होंने पैसे अच्छे इश्यूज में डाले थे। बताइए क्या सलाह होगी अब आपकी? सबसे बड़ी सलाह आपको तो इस तरफ बैठना चाहिए और अपना ये जो आपका निजी अनुभव रहा है तो बहुत बहुत आपको मुबारक कि इतना अच्छा आपने 35 साल का ट्रैक रिकॉर्ड बनाया है। इससे हेमंत जो चीजें निकलती हैं, एक तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए, जो हम कहते हैं टाइम इन द मार्केट, कितने टाइम आप मार्केट को देते हैं बनिस्बत इसके टाइमिंग के। तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो को टाइम देंगे और इंडिया जैसी ग्रोथ इकोनॉमी है वो बढ़ेगा। एक तो बात ये हुई। दूसरा है कि किस तरह से स्टॉक्स किस तरह चुने जाएं, तो वो मुश्किल है आम निवेशक के लिए। हम यही कहेंगे कि आप 3-4 चीजें देख सकते हैं कि वो कंपनी किस सेक्टर में है, वो ग्रोथ सेक्टर लग रहा है कि नहीं, हॉट सेक्टर तो नहीं है। जो वो कहते हैं बड़े बूढ़े इसके वैल्यू इन्वेस्टमेंट के कि शॉर्ट टर्म में मार्केट 100 मीटर की रेस है, बट हर वक्त मार्केट फंडामेंटल के तौर जाता है, मैराथन रेस बन जाता है। बिल्कुल। तो आप वो शॉर्ट टर्म में वोटिंग मशीन है, तो कभी आप किसको चूज करते हैं, कभी किसी को। लॉन्ग टर्म में वो वेइंग मशीन है, फंडामेंटल पे आता है मार्केट। तो आपको देखना है सेक्टर के क्या उसके पोटेंशियल है, कैश फ्लो किस तरह है, और जो मैंने देखा है सबसे बड़ी चीज है मैनेजमेंट कैसा है। क्योंकि कुछ मैनेजमेंट होते हैं जो कि प्रो माइनॉरिटी शेयर होल्डर होते हैं, डिविडेंड देते हैं, अच्छा ख्याल रखते हैं, और कुछ होते हैं जो खा पी के निकल जाते हैं, वो ज्यादा रहते हैं हर मार्केट में, मैं नहीं कहूंगा भारतीय मार्केट में ही। तो उसको आपको एनालाइज करने के लिए एक तरीका आपका रिस्क कम करने का है, डाइवर्सिफाई करिए। तो एक स्टॉक में या एक इन्वेस्टमेंट में इतना पैसा मत लगाइए कि रात को नींद ना आए। वॉरेन बफेट कहते हैं कि मैं कंसंट्रेशन बेट्स लेके पैसा बनाता हूं, वो 60-70 बिलियन वाले आदमी हैं। हम आम निवेशकों के लिए डाइवर्सिफिकेशन सबसे बेटर है। तो टाइम दीजिए, एनालाइज करिए, समझिए क्या आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, और तीसरा डाइवर्सिफाई। बिल्कुल। गौरांग, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बॉश, एमआरएफ, नेस्ले जैसे अच्छे शेयर इनके पास हैं, ये बताइए कहीं मुनाफा वसूल करने की लगता है आपको? बहुत टफ कॉल है आई नो, लेकिन कहां पर मुनाफा वसूल? पहले तो अच्छी बात यह है मत कि बिल्कुल शून्य कॉस्ट है इनकी। जी हाँ। जो भी निवेश है इनका करीबन 30-35 साल से ये बता रहे हैं, और मैं ये मानता हूं कि जिन क्षेत्रों में ये सब कंपनियां काम कर रही हैं, जो मैनेजमेंट है, जो बैलेंस शीट है और जो आउटलुक है, ये सभी मापदंड में अगर आप देखें तो जितनी भी कंपनियां हैं बहुत ही सकारात्मक है। बिल्कुल। और क्योंकि इनकी निवेश की जो मूल्यांकन है वो शून्य है, तो आपको जनाब बिल्कुल ही फिक्र नहीं करनी चाहिए। और मैं मानता हूं कि आप ये जो आपका बढ़िया सा पोर्टफोलियो है वो आप हैंड ओवर कर दीजिए नेक्स्ट जनरेशन को, गिफ्ट कर दें आप, ताकि वो भी एक सुलझे हुए निवेशक बने। ये बहुत अच्छी सलाह है, आप गिफ्ट करिए। देखिए आगे आने वाली जनरेशन को, और उनको भी ये सीख दीजिए कि ऐसे ही लंबे समय तक वो बने रहें बाजार में, तो उनको इतना ही मुनाफा होगा। चलिए इसी नोट पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी ये दर्शक जो हमारे साथ बने हुए हैं वो अपने सवाल पूछेंगे और हमारे दोनों ही एक्सपर्ट अजय और गौरांग के जवाब देंगे। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। सीएनबीसी आवाज ने जो ये आवाज इन्वेस्टर क्लब शुरू किया है वो बहुत वैल्यूएबल है। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं आवाज इन्वेस्टर क्लब, और इस क्लब में तेजी से लाखों की संख्या में लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। जी हां, आज कई सारे दर्शक हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद हैं जो अपने सवालों के जवाब जानना चाहते हैं। अजय और गौरांग हमारे खास मेहमान इस शो में हमारे साथ बने हुए हैं। अगले दर्शक विशाल जी के पास जाना चाहेंगे। विशाल जी बताइए, आपका क्या सवाल है, कौन से शेयर आपने खरीद रखे हैं? मेरा सवाल है बॉश और पेज इंडस्ट्रीज पे, अगर इसको लंबी अवधि के लिए रखा जाए 10-15 साल, तो क्या वो ठीक रहेगा? क्यों आपने खरीद रखे हैं शेयर? जी।
स्टॉक अच्छे हैं आपके पास। पहली बात तो जो भी दोनों ने नाम लिया आपने, बॉश और पेज इंडस्ट्रीज के, दोनों ही अपनी क्षेत्रों में माहिर है कंपनियां। एक तो इनर गारमेंट्स में काम करती है पेज इंडस्ट्रीज, और ऐसा भी सुनने में आया है कि अदर देन मिड लाइन एंड टॉप लाइन एंट्री लेवल पे ये कुछ नई ब्रांड्स लॉन्च करेंगी, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगी, जिससे मार्केट शेयर इनका और बढ़ेगा। दूसरी ये बॉश, जो कि स्थानीय मार्केट नहीं विदेशी मार्केट में भी इनकी मौजूदगी और एक विदेशी पेरेंट है इनकी, कैश रिच बैलेंस शीट और वर्चुअली जीरो डेट, एंड ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ न्यू ऑर्डर्स एंड रिप्लेसमेंट मार्केट बहुत ही बड़ा मार्केट है। दोनों ही कंपनियां बेहतर है, लेकिन मैं फिर भी यही कहना चाहूंगा कि आपको एक लक्ष्य रखना चाहिए आपके सामने, और जब भी आपको हासिल होता है वो लक्ष्य, तो थोड़ा थोड़ा करके मुनाफा भी बुक करना चाहिए। चलिए संजय जी के पास चलते हैं। संजय दोषी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताइए संजय जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल आपको ये है कि CNBC आवाज को धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं, जो उन्होंने अच्छा चैनल चालू किया और उनका ग्रोथ दिन ब दिन मार्केट से बढ़े, ऐसा मेरी उम्मीद है। शुक्रिया। मेरा सवाल फार्मा सेक्टर के लिए है। मुझे डिस्मेंट फार्मा और सुवेन फार्मा के लिए जानकारी चाहिए थी। आपके पास ये दोनों शेयर हैं या आप खरीदना चाहते हैं? नहीं, सुवेन फार्मा मैंने अभी लिया था 320 के भाव में, और डिस्मेंट फार्मा मुझे लेना चाहता हूँ, तो कौन सा लेना, लूं कि नहीं लूं? चैनल पे गौरांग जी को कई बार आपने लगता है सुना है, क्योंकि कई दिनों से मैं देख रहा था कि डिस्मेंट फार्मा की लिए आप कह रहे थे खरीदना चाहिए। बताइए, इन दोनों में से अगर एक शेयर चुनना हो तो कौन सा हो? देखिए हेमंत, कवायद और हिदायत दोनों ही करते हुए आए हम डिस्मेंट फार्मा पर और सुवेन पर, लेकिन सुवेन पर हमारे लक्ष्य के करीब या फिर उसके ऊपर जा चुका है सुवेन। तो अगर यहाँ से आप निवेश करना चाहते हैं और अगर एक या फिर एक साल से ज्यादा का समय आप देना चाहते हैं, तो बाय डिफॉल्ट डिस्मेंट एक बेटर पिक होगा। लेकिन अब अजय जी, आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये जो हफ्ता है वो दरअसल फार्मा सेक्टर के नाम रहा है। ये बताइए, ये जो तेजी है आगे भी कंटिन्यू रह सकती है? वैल्यूएशन सब आपको लगता है काफी एक्सपेंसिव हो गए हैं, फार्मा सेक्टर आपको कैसा लगता है? देखिए, अभी सोचें तो एक्सपेंसिव है, बट डिफेंसिव भी है। तो जब बाकी मार्केट टूट रहा था हमने देखा है, और थोड़े स्टॉक्स बढ़ते भी गए हैं, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो में आपको आईटी और फार्मा रखना चाहिए। भारत एक ऐसा देश है, डेवलप्ड मार्केट्स में मिलता है आईटी और फार्मा, ज्यादातर इमर्जिंग मार्केट्स में नहीं मिलता है। तो जो निवेशक इमर्जिंग मार्केट फार्मा या आईटी ओन करना चाहते हैं वो भारत में आएंगे ही। तो ये भी एक रहता है बेनिफिट भारत में फार्मा और आईटी ओन करने का। तो मैं कहूंगा लॉन्ग टर्म के लिए आप जरूर फार्मा में इन्वेस्टेड रहिए। वैल्यूएशंस जरूर स्ट्रेच्ड हैं, बट वो ग्रोथ भी है। तो अर्निंग्स उनके CAGR अगर आप देखें कंपनीज का, उम्मीद है काफी बढ़ेगा। तो इसलिए मैं कहूंगा लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है। चलिए, काफी सारी महिला दर्शक भी हैं और जो CNBC आवाज के साथ हमेशा से जुड़ी रही हैं और अब इस फोरम पे भी हमारे साथ जुड़ी हैं। सरोज जी, आपका स्वागत है। पहले तो शुक्रिया कहना चाहूंगा आपसे कि आपने आवाज इन्वेस्टर क्लब में जाके रजिस्ट्रेशन कराया और आज आप हमारे बीच हैं। ये बताइए, क्या सवाल है आपका? सर, आपको हम हर सुबह 7:30 बजे देखते हैं। शुक्रिया। और आपको बधाई, 10 साल पूरे किए इसके लिए। थैंक यू। सर, मेरा सवाल है, गौरांग जी बहुत बार बोल चुके हैं टाटा ग्लोबल के बारे में। ओके। टाटा ग्लोबल 162 में मैंने बाई किया है 200 शेयर, और सुना है कि टाटा कॉफी के साथ मर्ज होने वाला है, तो अभी ऐड करना चाहिए और कब तक रुकना चाहिए? एवरेजिंग बहुत ही मुश्किल चीज होती है मैडम स्टॉक मार्केट में, और मेरा ये मानना है कि जब तक आपका जो पहले का, सपोज आपने बताया कि आपका 160 का निवेश है टाटा ग्लोबल में, तो जब तक 5 या 10% का उस 160 के लेवल से आपको नीचे की तरफ का लेवल नहीं देखने मिलता, तब तक आपको एवरेज नहीं करना चाहिए। अगर आप एवरेज भी करते हैं तो मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 100 शेयर है तो आप पूरी 100 क्वांटिटी एवरेज न कीजिए, 25 या 50 यानी कि 25 to 50% आप एवरेज करिए। ये जो मर्जर का आप बता रहे हैं, मेरे ख्याल से तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन जिस तरीके से हम आकलन करते हैं टाटा ग्लोबल बेवरेजेस पर, हमें लग रहा है कि मौसम को लेकर के काफी कुछ सवाल उठे हैं। मैंने तो मेरे जिंदगी में कभी मार्च में बारिश होती हुई नहीं देखी भारत देश में, खास करके मुंबई में, लेकिन अब वो होना शुरू हो गया। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं चाय पत्तियों का प्रोडक्शन को लेकर के भी एक सवाल निशान लग सकता है। और ये टाटा ग्लोबल बेवरेजेस ऐसी कंपनी है जो सिर्फ भारत देश में नहीं, मिडिल ईस्ट में भी मौजूद है, यूएस एंड यूरोप में भी प्रेजेंट है। तो मैं मानता हूं कि एक दायरे में चल रहा है। पहली बात तो ये है, इसको समय लगेगा थोड़ा ऊपर के तरफ के दायरे तय करने के लिए। एज अ डिस्क्लोजर, हेमंत, हमारा 210 का लक्ष्य करीबन 12 या 16 महीने के नजरिए से टाटा ग्लोबल बेवरेजेस पर। और जहां तक एवरेज का सवाल है तो 150 या 145 के आसपास आता है, तब जाकर के आप एवरेज करें। मेरे ख्याल से वो एक सेंसिबल एवरेजिंग होगी, और वो भी थोड़ी क्वांटिटी में कीजिए, न कि पूरी क्वांटिटी। उम्मीद करते हैं सरोज जी आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। लेकिन अगर आप भी
इस समय हमें देख रहे हैं और CNBC आवाज के स्टूडियो में आना चाहते हैं, हमारे गेस्ट से अपने सवाल पूछना चाहते हैं, तो मौका है आपके पास भी। जी हाँ, AIC लिखिए, स्पेस दीजिए और लिखिए इंटरेस्टेड और भेज दीजिए 51818 पर। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं। आज मैं आवाज इन्वेस्टर क्लब से जुड़ गया हूँ। मुझे आप लोगों को बहुत धन्यवाद देना है कि मुझे अपना फाइनेंशियल प्लानिंग और किस तरह से मैं अच्छा वैल्यू क्रिएशन कर सकता हूँ, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। आवाज इन्वेस्टर क्लब में जो मैं आया हूँ, आपने मेरे को बुलाया, बहुत धन्यवाद है। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल और आप देख रहे हैं आवाज इन्वेस्टर क्लब, जहां काफी सारे दर्शक इस क्लब में जुड़ रहे हैं और हमारे एक्सपर्ट से अपने सवाल भी पूछ रहे हैं। जी हां, हमारे साथ अहमदाबाद से सीधे मुंबई स्टूडियो में आए हैं हमारे खास मेहमान उर्विन शाह जी। उर्विन जी, स्वागत है आपका। आज सुबह ही आए हैं आप बम्बई, बताइए क्या सवाल है आपका? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ग्रेट प्लेजर टू मीट यू ओवर हियर। एंड सवाल था गौरंग जी से कि जिस तरह से उन्होंने पहले बताया कि सीनियर सिटीजन जो अंकल है उन्होंने किस तरह से पैसे बनाए 30-35 साल इन्वेस्टर रह के, तो हमारे पास तो वो मौका अभी न्यू IPO के लिए ही है। तो अभी ये न्यू IPO आया हुआ है आइनॉक्स विंड का, तो आपकी क्या राय है इसके बारे में? आपने पैसा लगा दिया है? हाँ सर, लगाया हुआ है। ओके, पैसा लगा चुके हैं। अब आइनॉक्स विंड ना तो बॉश बनेगा ना MRF बनेगा, क्योंकि अब वो जमाना चला गया जब उस तरीके के पेपर आते थे और उस तरीके की कंपनी आती थी और उस तरीके के मूल्यांकन होते थे। मेरा ये मानना है कि लिस्टिंग गेन्स तो होगा, लिस्टिंग गेन्स मैं चाहता हूं कि हो और अगर उनका यही लक्ष्य है या यही धैर्य है तो वो लिस्टिंग गेन्स अगर इनको मिलते हैं तो मैं इनको राय दूंगा कि वो अपना जो मुनाफा है वो भुगत करके यहाँ से निकले। प्राइमरी मार्केट में अब आगे जा करके अंकल के जैसे IPO तो ना तो मेरे समय में आता ना आपके समय में अब आएंगे, और वो मूल्यांकन को लेकर भी बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो मैं मानता हूं कि लिस्टेड एंटिटीज मतलब सेकेंडरी मार्केट में से भी आप अभी भी ऐसी कंपनियां हैं, और मैं मानता हूं कि जैसे इनके पास बॉश है, MRF है, मे बी टू अ सर्टेन एक्सटेंट प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, ऐसी कंपनियां, या फिर पेज इंडस्ट्री जैसे दूसरे भाई साहब जिक्र कर रहे थे, वहां पर आज के तारीख में भी अगर आप पैसे लगाते हैं तो मेरे ख्याल से एक कंजर्वेटिव 15 या 20% एनुअल ग्रोथ आपको डेफिनेटली देखने मिलेगा। लेकिन यही जवाब मैं आइनॉक्स विंड के लिए मेरे ख्याल से सही नहीं होगा अगर मैं वही जवाब दूं। तो अगर लिस्टिंग गेन के हिसाब से आपने पैसे लगाए, वो मिलते हैं तो लेकर निकल जाए। ओके, बगा साहब, आपका क्या व्यू है इस सेक्टर पर? आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि हमने देखा है सरकार ने इस सेक्टर की काफी बात करी है, बजट में इसका जिक्र हुआ है, मोदी सरकार जब से आई है तब से इस सेक्टर के ऊपर उनका फोकस बना हुआ है। सेक्टर कैसा लगता है आपको? बहुत छोटा सेक्टर है और कमेंट करना मुश्किल है, और पॉलिसीज भी चेंज होते रहते हैं। एक साल डिप्रिसिएशन देते हैं, दूसरे साल चेंज कर देते हैं। अभी सोलार का टैक्स और सब्सिडी था 30% का 15% कर दिया, तो बहुत मुश्किल है इसको एनालाइज करना। सेक्टर बहुत छोटा है, तो आपके पास पूरा ज्यादा है और प्लेयर्स आर आल्सो देयर, अनलिस्टेड एंटिटी में से भी आपके बहुत सारे प्लेयर्स हैं। चलिए, और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेश वघेला जी, और ये आनंद से आए हैं मुंबई के इस स्टूडियो में। वघेला साहब, स्वागत है आपका भी, बताइए क्या सवाल है आपका? सबसे पहले तो धन्यवाद CNBC आवाज को, एंड थैंक यू इसलिए कि आप रिटेल इन्वेस्टर के बारे में मार्केट में बहुत कम लोग सोचते हैं, एंड यू आर वन ऑफ देम। थैंक्स। माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग MMDR। आज पार्लियामेंट में जो बिल पास हुआ, तो आप लोगों को क्या लगता है कौन से सेक्टर को फायदा होगा या हो सकता है? अजय जी बताइए। बहुत सेक्टर्स को फायदा होगा। देखिए, माइनिंग हो ही नहीं रही थी देश में, और दूसरा था कि जिसको माइन मिल गई वो बस बटोर रहे थे पैसे, ना वो रीजन्स का कुछ बेहतरी हो रही थी, ना वहां की आबादी को कुछ फायदा था। इसके चलते सब कुछ बंद ही हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा बंद किया, कर्नाटका बंद किया, गोवा बंद किया। अब इससे क्या होगा, एक ट्रांसपेरेंट मैनर में ऑक्शन होगी। आप जो उत्पादक हैं उनको मत खरीदिए। जो माइनर है या मेटल्स इंडस्ट्री है उनको नुकसान नहीं होगा जिसकी माइंस है, क्योंकि उनकी खपत बढ़ेगी। रॉयल्टी बढ़ रही है 30%, तो उन सब का खर्चा बढ़ेगा। जिसके पास माइन नहीं है और कैपेसिटी, आइडल कैपेसिटी पड़ी है, जिनके पास माइन नहीं थी, उनको फायदा होगा वैसी कंपनियों को। तीसरा, आप आंखें बंद करके जो सेक्टर चूज कर सकते हैं वो है कमर्शियल व्हीकल। माइनिंग शुरू होगी, ट्रक्स, डंपर्स, ये सब शुरू हो जाएंगे, और इनको जो ऑटो एंसिलरी भी सप्लाई करते हैं वो भी अच्छा करेंगे।
तो MMRDA से मैं आपको ले जा रहा हूं कमर्शियल व्हीकल और ऑटो एंसिलरी, वहां से आप खेलना शुरू करिए और फिर इनके एनालाइज करके देखिए किस कंपनी के पास मायने नहीं थी वो आएंगे ऑक्शन में। ये जरूर हो रहा है जैसे कोल ऑक्शन की कीमतें इतनी हाई रही तो इनको भी बहुत मुश्किल आने वाली है। अभी तक वो इधर उधर हाथ जोड़ के मिल जाती थी माइन और फिर जेब में जाता था सब पैसा। अब ट्रांसपेरेंटली स्टेट्स को पैसा जाएगा तो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा लड़खड़ाएगा और ओवरऑल डिमांड कम है, सप्लाई बहुत ज्यादा है ये मटेरियल सेक्टर में चाइना के स्लोडाउन से। तो इसलिए हमें नहीं लगता कि जो उत्पादक हैं उसमें आप अभी देखिए ज्यादा मोर ये जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज इनसे कनेक्टेड है इनको फायदा होगा। कोई स्टॉक जो आप बताना चाहेंगे जिसको फायदा हो सकता है? अजय की बात से काफी हद तक सहमत हूं क्योंकि अभी तक क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन ज्यादा है, इन बिटवीन द लाइन जो प्रिंट है उसको पढ़ना पड़ेगा। जो अजय जिक्र कर रहे थे उससे मैं 2 या 3 कंपनियां का अगर मैं जिक्र करूं तो एक तो टाटा मोटर्स है, अशोक लेलैंड है। अशोक लेलैंड हालांकि ये भी कहना चाहूंगा कि अगर किसके पास रिस्क एपेटाइट ऊपर की तरफ का है तो ही वहां पर खरीदे, वरना टाटा मोटर्स के शेयर्स या डीवीआर्स हैं। M&M जैसी कंपनियां हैं, अशोक लेलैंड ये प्योर कमर्शियल व्हीकल प्ले हो गया। और ऑफकोर्स एंसिलरी में अगर आपको ध्यान रखना है तो बॉश का जिक्र तो ऑलरेडी हो चुका है, मदरसन सुमी जैसी कंपनियां हैं, भारत फोर्ज जैसी कंपनियां हैं जहां पर ये सब के आधार पर यहां पर भी आपको विकास दर बढ़ती हुई नजर आएगी। तो मेरा मानना है कि एक मिक्स्ड पोर्टफोलियो आपको बनाना चाहिए इसका। चलिए वक्त हो गया है आप सबसे विदा लेने का। पहले तो शुक्रिया आप दोनों का समय निकालने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए और आज हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए, और आप सबका भी शुक्रिया जो आज स्टूडियो में आए और अपने सवालों के जवाब आपने पाए। उम्मीद करते हैं इस प्रोग्राम से आपको फायदा मिला होगा और अगर आप भी CNBC आवाज पर आकर हमारे स्टूडियो में आकर अपना सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो आपको केवल अपना फोन उठाना है और लिखना है AIC यानी आवाज इन्वेस्टर क्लब, स्पेस देकर लिखना है इंटरेस्टेड, और हम कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते आप भी हमारे साथ जुड़े। शुक्रिया इस खास समय के लिए। नमस्कार।